क्या बात है पहलवान जी, क्यों मार रहे हो बेचारे को, क्या किया इसने? किचन के दरवाजे पर खड़े हुए एक आदमी ने पूछा। वो कोई गाहक था। नौकर है हमारा, 9 लखे ने जवाब दिया। 3 महीने पहले कोठी से लाखों रुपए के जेवर और नकद रकम लेकर भाग गया था। कहाँ तलाश नहीं किया हमने इस नमक हराम को, आज इत्तेफाक से नजर आ गया। ये झूठ बोल रहा है। शोका चीखा, ये लोग मुझे ग्वार मंडी से उठाकर लाए हैं और मुझे कत्ल करना चाहते हैं। चुप बोए। नौनगर ने उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया और फिर उसे गिरेबान से पकड़कर घसीटता हुआ किचन से बाहर ले आया। शोकाब भी चीज रहा था। होटल के तकरीबन सारे ही गाहक अपनी कुर्सियां छोड़कर उनके गिर्द जमा हो चुके थे। कुछ लोग होटल के बाहर भी जमा थे। मुझे बचा लो, खुदा के लिए मुझे बचा लो, ये लोग मुझे कत्ल कर देंगे। शोका लोगों की तरफ देखते हुए चीज रहा था। नौनकर उसे 2-4 हाथ और जड़ दिए। लोगों में से किसी ने आगे आने की हिम्मत नहीं की थी। होटल का मालिक परेशान खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। किचन में उन दोनों के दींगा मुझसे से अच्छे खासे बर्तन टूट गए थे, लेकिन उसने अपने नुकसान पर सब्र कर लिया था। वो नौनका के डेल डोल से वैसे ही खाइफ हो गया था। नौनका जब शोके को गिरबान से पकड़कर घसीटता हुआ रेस्टोरेंट से बाहर निकला तो शार्क भी कार एक तरफ खड़ी करके नीचे उतर आया। शोकाब भी लोगों की मिन्नत समाजित करते हुए चीख रहा था उसे इन कातलों से बचाया जाए। शार्क ने भी आगे बढ़कर उसके 2-4 हाथ जड़ दिए। शानदार कार दे पर बाद लोगों ने नौलखा की इस बात पर यकीन कर दिया था कि शोका उनका घरेलू मुलाजिम था और उनकी कोठी से नकदी और जेवरात लेकर भागा हुआ था। क्योंकि नौलखा जब शोके को कार में ठोंस रहा था तो उसने एक आदमी को कहते सुना था, जब ये जेवरात और रकम लेकर भागा था तो उस वक्त इसने नहीं सोचा था कि एक दिन पकड़ा भी जाएगा। ऐसे नमक हरामों के साथ यही सलूक होना चाहिए। 3-4 आदमी कार के करीब भी आ गए। शारे में नौनका और शोके के बैठते ही जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठकर इंजन स्टार्ट कर दिया और कार जल्दी से आगे बढ़ा दी। लोगों ने कोई मुदाखलत तो नहीं की। शारे में सामने लगे हुए भी मंदिर पेश करने वाले आईने में नौनका को देखते हुए था। कोई माई का लाल आगे नहीं आया, नौनके ने जवाब दिया। एक आदमी ने पूछा था कि मैं इस गरीब को क्यों मार रहा हूँ। मैंने उन्हें बताया कि हमारे घर का नौकर है। 3 महीने पहले लाखों रुपए के जेवर और नकद रकम लेकर भाग गया था और आज पकड़ा गया। उसके बाद किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं तो तुम्हें निरा गौती समझता था, शार्क ने हंसते हुए कहा, लेकिन वक्त पड़ने पर तुम ऐसी जाने का सबूत देते हो कि हैरत होती है। वक्त ही सबसे बड़ा उस्ताद है शार्क बाबू, सब कुछ सिखा देता है। नौनके ने जवाब दिया और फिर शोके की गर्दन पर जोरदार गुस्सा मारते हुए बोला, क्यों है बेगैरता, ये क्या हरकत की थी तूने? क्या तू ये समझता है कि लोग तुम्हें बचा लेंगे? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। शोका भी गया, तुम्हें छोड़ ही देंगे, हमने तुम्हारा अचार डालना है, नौलखे ने कहा। शारिम ने कहा कि रफ्तार तेज कर दी। नौलखा ने जेब से पिस्तौल निकाल लिया था। अब अगर तुमने पहले जैसी हरकत की ना तो इस मरतबा मैं तुम्हें पकड़ने की कोशिश नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हारे पिस्तौल की गोली तुम्हारे जिस्म में उतार दूंगा। शोका सिमट कर बैठा हुआ था। उसका चेहरा पहले से ज्यादा खौफजदा था। शकीम मोड़ के करीब पहुंचकर वो सीधा होकर बैठ गया। नौनका उसका मतलब समझ गया था। उसने शोका को गर्दन से पकड़कर नीचे कर दिया। नीचे होकर बैठ हुए। उसके हल्क से वुर्राहट सी दिखली, किसी जानने वाले ने तुम्हें देख भी लिया ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई तुम्हारे पीछे नहीं आएगा। मजीद 15 मिनट बाद कार हवेली के फाटक के सामने रुक गई। शार्क ने डैशबोर्ड के खाने में से चाबियों का गुच्छा निकाला और नीचे उतरकर फाटक के धेली दरवाजे का ताला खोलकर अंदर दाखिल हो गया। मौलका भी शोके को लेकर कार से उतर आया। उसने शोके को पिस्तौल की जद पर ले रखा था और उसे लेकर हवेली दरवाजे में दाखिल हो गया। शार्क भी गाड़ी अंदर लाने के लिए फाटक खोल रहा था। पहले रोटी खाने शार्क बाबू, बड़े जोर की भूख लगी है, नौलखे ने अंदर पहुंचकर कहा। शार्क ने चारपाई पर ही दस्तरख्वान बिछाकर वो थैला खोल दिया जिसमें कढ़ाई गोश्त और नान वगैरह लेकर आए थे। आजा भाई शोके पहलवान, तू भी आजा, नौलखे ने चारपाई पर बैठते हुए कहा। मुझे भूख नहीं, शोके ने जवाब दिया। मैं तुम्हारी विंगते तरले तो नहीं करूंगा, रोटी नहीं खानी तो उस दीवार के साथ बैठ जा, चल जल्दी कर। नौनके ने सामने वाली दीवार की तरफ इशारा किया। शोका दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गया। शार्क और नौनका इत्मीनान से खाना खाते रहे। खाने के बाद बची कुछ चीजें नौलखा ने थैले ही में समेट दी। तुम अब जाओ शार्क बाबू, नौलखे ने कहा। वो लोग परेशान हो रहे होंगे, ठीक है मैं जा रहा हूँ। शार्क ने जवाब दिया, इससे मालूम कर लेना कि माजा गुजर कहाँ है और नासर अली को किसने कत्ल किया था। तुम फिक्र मत करो शार्क बाबू, मैं एक एक बात इसके हल्क से उगलवारूंगा, नौलखे ने जवाब दिया। शार्क के जाने के बाद नौलखा ने शोके को घेर लिया। हाँ भाई शोके पहलवान, उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला, यह हवेली तुमने देख ही ली है, इस तरफ आने वाला रास्ता भी देख लिया, आसपास कोई मकान भी नहीं जहाँ तुम्हारी आवाज सुनी जा सके। तुम्हारी आवाज तो इस कमरे से भी नहीं निकल सकेगी। अब तुम बताओ क्या प्रोग्राम है? शराफत से कुछ बताओगे या तुम्हारे साथ 2-2 हाथ करना पड़ेंगे।
ये बात भी ज़हन में रख लो कि तुम्हारे टोटे करने के बाद हवेली के सहन में किसी जगह दबा दूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो। शोके ने कहा, अगर तू वो नहीं हो तो कार से भागे क्यों थे? नोलखे से पूरा, तुम लोग मुझे जबरदस्ती उठाकर लाए हो, पता नहीं मेरे साथ क्या सलूक करोगे, मैं इसलिए भागा था। शोके ने जवाब दिया। नोलखे ने अचानक उसके मुंह पर जोरदार घूंसा मार दिया। घूंसा शोके के मुंह पर बिल्कुल सामने लगा था। उसका ऊपर का एक दांत टूट गया। वो ज़ीबा होते हुए बकरे की तरह बिलबिला उठा। मुंह से खून बह रहा था और जब उसने थूका तो खून के साथ दांत भी बाहर गिर गया। अभी तो सिर्फ एक दांत टूटा है, नौलखा बुराया, मैं तो तुम्हारी सारी हड्डियां तोड़ दूंगा। तुम लोगों ने मेरे बहनोई को कत्ल किया है। उसकी लाश कई दिनों तक नहर पे पड़ी सड़ती रही। मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, एक एक को करके खत्म कर दूंगा। बताओ माजा गुजर कहाँ है? मम, मैं कुछ नहीं जानता। शोका खून चूपते हुए बोला, मैं तुम्हारे बहनोई को भी नहीं जानता। तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। तुम आसानी से लगता है नहीं मानोगे, नौलखे ने कहा। वो चांदना में खूंदगार नजरों से शोके की तरफ देखता रहा, फिर उस पर पल पड़ा। शोका ने शुरू में अपने आप को बचाने की कुछ मुजाहमत की थी, लेकिन नौलखे पर तो जुनून तारी था। इस वक्त अगर उसके मुकाबले में 10 आदमी भी होते तो वो उनकी हड्डियां तोड़ डालता। शोका पीटते हुए बुरी तरह बिलबिला रहा था और जब नौलखे ने उसकी दाएं पिंडली की हड्डी तोड़ी तो इस तरह चीखा जैसे उसके गले पर छुरी फेरी जा रही हो। वो फर्श पर चारों तरफ लूट रहा था। उसकी चीखें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मैं तुम्हारे जिस्म की एक ही हड्डी तोड़ दूंगा, नौलखा चीखा। बताओ नासर अली को घर से अगवा किसने किया था और उसे कत्ल किसने किया था? मैं कुछ नहीं जानता, शोका ने रोते हुए जवाब दिया। नौलखा ने उसके सीने पर जोरदार ठोकर मारी। शोका एक बार फिर चीखा। वो बुरी तरह तड़प रहा था और फिर बेहिस्सो हरकत हो गया। वो बेहोश हो गया था, मगर नौलखा उसे इस तरह छोड़ने वाला नहीं था। वह पानी के छींटे देकर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। शोका तकरीबन 15 मिनट बाद होश में आ सका। नौलखा ने उसके बालों से पकड़कर सर को एक झटके से ऊपर किया। बताओ किसने कत्ल किया था नासर अली को? पानी। शोका के मुंह से मुर्दा सी आवाज निकली। नौलखा ने पानी से भरा हुआ गिलास उसके चेहरे के सामने कर दिया। बता, नासर अली को किसने कत्ल किया था? वो बुझा नहीं मालूम। शोका ने गिलास की तरफ हाथ बढ़ाया। नौलखा ने पानी उसके मुंह पर अंडेल दिया। शोका ऊंट चाटने लगा। नौलखा ने खाली गिलास एक तरफ फेंक दिया और जेब से चाकू निकाल दिया और उसका चमकता हुआ ब्लेड उसके चेहरे के सामने लहराते हुए बोला, मैं तुम्हारे जिस्म की बोटियां करके कुत्तों को डाल दूंगा, लेकिन तुम्हें मरने नहीं दूंगा। उस वक्त तक मरने नहीं दूंगा जब तक तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं देते। अब मैं कुछ नहीं जानता। शोका वो मुश्किल बोल सका। मोहनत ने उसी के कुर्ते के गिरबान पर हाथ डालकर जोरदार झटका दिया। कुर्ता फट गया। शोके का सीना नंगा हो गया। नौनत ने चाकू की नोब उसके सीने पर ऐन दरमियान में रखी और तकरीबन 3 इंच लंबी लकीर खींच दी। शोके के मुंह से खौफनाक चीख निकल गई। उसके सीने पर 3 इंच लंबी लकीर से खून रिसने लगा। वो बुरी तरह तड़प रहा था। तुम्हारा गला मैं सबसे आखिर में काटूंगा, नौलखे ने कहा। तुम्हारे जिस्म पर इस तरह की लकीर उस वक्त तक खींचता रहूंगा जब तक तुम बताओगे कुछ नहीं। बताता हूँ। शोका खिलाया। पानी पहले दो। शाबाश। नौलखे के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ दी। यह हुई ना बात, पहले ही जबान खोल देते तो इतनी तकलीफ तो ना उठानी पड़ती। उसने पानी का गिलास भरकर शोके के होंठों से लगा दिया। शोका झटाझट पी गया। कुछ पानी उसके जख्मी होंठों से गिरकर फोड़ी और सीने पर बहने लगा। और पियोगे? नौलखे ने पूछा। बस। शोका जोर जोर से सारी लाने लगा। अब बताओ कि नासर अली को किसने कत्ल किया था? नौलखे ने कहा। बज गुजर ने। शोके देखा उसके 3-4 आदमी भी साथ थे। मैं नहीं था, वो उस कार्रवाई में शामिल नहीं था। मुझे वैसे पता चल गया था कि उन्होंने चुबरजी क्वार्टरों से किसी को उठाया है। उनसे इशारे के बारे में पूछना चाहते थे। वाजा गुजर के साथ इस कार्रवाई में और कौन कौन था? नौलखे ने पूछा। शोका चलने में खामोश रहा, फिर उन लोगों के नाम बताने लगा जो नासर अली को कत्ल करने की कार्रवाई में शरीक थे। वाजा गुजर कहाँ है? बैर वाली कोठी पर? नहीं, शोके ने जवाब दिया। नासर अली को कत्ल करने के बाद वो कहीं और चला गया था, क्योंकि उसे शुबा था कि जब तुम लोगों को नासर के कत्ल का पता चलेगा तो तुम लोग कोठी पर चढ़ दौड़ोगे। उसका निस्बत रोड वाला अड्डा खत्म हो चुका है। ये अड्डा कहाँ बनाया उसने? जहाँ से सारे शहर को माल सप्लाई करता है। नौलखे ने पूछा। कला गुजर सिंह। शोके ने जवाब दिया। वहाँ पहले ही से गोगे का अड्डा मौजूद है। माजा गुजर ने उसी को अपना मरकज बना लिया है। वहीं से पूरे शहर को हिरमन की सप्लाई हो रही है। गोगा? नौलखा बोला। और हमारे मजंग वाले अड्डे को आग लगाने की कार्रवाई में कौन कौन शामिल था? 5 आदमी थे, जिनमें मैं भी था। शोके ने जवाब दिया। ठीक है, शोके पहलवान। मोहनका कहते उठकर खड़ा हो गया। मुर्दी अमीर के होटल के पास क्यों खड़े थे? निगरानी के लिए। शोके ने जवाब दिया। माजा गुजर को शुबह है कि शारिब मौलवी हमीद से बिल्ले गिरिया जरूर आता होगा। मैं इसलिए वहां खड़ा निगरानी कर रहा था।
तो इशारे को तुमने देख ही लिया। 2 लड़की का लहजा बेहद मैनी खेज था। उसने चाकू बंद करके जेब में रख लिया। मुझे अस्पताल ले चलो, शोका कर रहा। उसके चेहरे पर कल्बो अजीज के बेपनाह तासरात थे। मुझे शरीर तकलीफ हो रही है, खुदा करिए मुझे अस्पताल ले चलो। तुम्हें तकलीफ हो रही है ना? नो ने किरण से घूरा। हाँ, खुदा करिए मुझे अस्पताल ले चलो, मैं तुम्हें इस तकलीफ से निजात दिला सकता हूँ। नोनके ने मैनी खेल लहर में कहते हुए डीएम से पिस्तौल निकाली। ये क्या? शोके का जुमला मुकम्मल नहीं हो सका। कमरे में डल की आवाज उभरी। पिस्तौल से निकलने वाली गोली शोके की पेशानी में महफूज होगी। नोला का चलन में शोके की लाश की तरफ देखता रहा। फिर वो कमरे से बाहर आ गया। उसने फावड़ा उठाया और हवेली की दीवार के करीब गड्ढा खोदने लगा। कला गुर्जर सिंह में गोगे पहलवान का अखाड़ा बड़ा मशहूर था। उस इलाके से इधर आज तक कोई काबिल जिक्र पहलवान नहीं निकला था, लेकिन उसका नाम बड़ी शोहरत रखता था। इलाके के नौजवान और पहलवानी के शौकीन सूरज ढलते ही उस तरफ का रुख करना शुरू कर देते। रात 9-10 बजे तक यहाँ बड़ी रौनक रहती। हफ्ते में एक दिन यहाँ बाकायदा कुश्तियां हुआ करती थी। नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए महल्ले के मुअज्जिजीन को भी मदऊ किया जाता था और कुश्तियां जीतने वाले नौजवानों को छोटे मोटे इनामात भी दिए जाते ताकि पहलवानी की तरफ उनका रुझान बरकरार रहे। महल्ले के लोग गोगा पहलवान की बड़ी इज्जत करते थे क्योंकि उसने महल्ले के नौजवानों को आवारगी से बचाकर एक ऐसे फन की तरफ लगा रखा था जिसकी माशरे में भी इज्जत थी। गोगा पहलवान की उन सेहतमंदाना सरगर्मियों की सभी तारीफ करते थे, लेकिन फिर न जाने क्या हुआ कि गोगा पहलवान का अखाड़ा उजड़ने लगा। बहुत से लोगों ने यहाँ आना बंद कर दिया था और ये अफवाहें फैलने लगी थी कि गोगा पहलवान के अखाड़े में नशा फरोख्त होता है। उस अखाड़े में आने वाले बहुत से नौजवान नशे के आदी हो रहे थे। महल्ले के जो मुअज्जिजीन गोगे का एहतराम करते थे वो अब उसे नापसंदीदगी की निगाहों से देखने लगे। बाद लोगों का ख्याल था कि गोगा पहलवान ही में हीरोइन का धंधा शुरू कर दिया है और उन नौजवानों की रगों में हीरोइन का जहर घोल रहा है। इलाके के पुलिस अफसर जो कभी गोगे पहलवान के अखाड़े में होने वाली कुश्ती की तकरीबात में मेहमान खुसूसी हुआ करते थे, वो अब गोगा को मशकूक निगाहों से देखने लगे थे। पहले तो ये होता था कि महल्ले के नौजवानों में कोई छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा होता तो गोगा पहलवान सिफारिशी बनकर थाने पहुंच जाता। थानेदार भी उसे देखकर कुर्सी से उठ जाया करता था। उसकी बात हमेशा मान ली जाती थी। नौजवानों को डांट डिपट कर छोड़ दिया जाता, लेकिन अब वही पुलिस वाले उस अंदाज में अखाड़े के चक्कर लगाने लगे थे जैसे जराइन पेशा लोगों की निगरानी की जाती है। 6 महीने के अंदर अंदर गोगे पहलवान का अखाड़ा इस लिहाज से वैरान हो गया था कि कुश्ती सीखने के शौकीन और जोर करने वाले अब उस तरफ का रुख नहीं करते थे। उसके बरस यहाँ के मशकूक किस्म के लोगों की आमदोरफ्त शुरू हो गई थी। पुलिस वाले भी वक्तन फवक्तन चक्कर लगाने लगे। हर 10-15 रोज बाद कोई ना कोई पुलिस वाला गोगे पहलवान को थाने ले जाता, जहां उसे घंटों बरामदे में बिठाए रखा जाता और जब थानेदार के सामने पेश किया जाता तो उसे मुख्तलिफ किस्म की धमकियां सुनने को मिलती। गोगे पहलवान की उम्र 45 के लगभग थी। बारी बरकम कसरती जिस्म, मोटी गर्दन और सारगंजा। वो रोजाना बाकायदगी से सर पर उस तरह फिरवाया करता था। उसका अखाड़ा बहुत वसी और अरीज रकबे पर मुश्तमिल था। ये दरअसल एक बहुत बड़ा अहाता था जिसके आखिर में 3-4 कमरे एक तरफ और 3-4 कमरे दूसरी तरफ थे। अहाते के मैदान का बहुत बड़ा हिस्सा लान पर मुश्तमिल हुआ करता था। कुछ हिस्सा पुख्ता था। ये अहाता किसी जमाने में कम्युनिटी सेंटर हुआ करता था। क्या में पाकिस्तान के बाद हिंदू चले गए तो ये अहाता बहुत अरसे तक वैरान पड़ा रहा और फिर न जाने किस तरह गोगे के बाप ने इस अहाते पर कब्जा करके यहाँ अखाड़ा बना लिया। गोगे ने भी पहलवानी अपने बाप ही से सीखी थी। बाप के मरने के बाद वो अखाड़ा चलाता रहा, लेकिन तकरीबन 6 महीने पहले उसकी मुलाकात माजा गुज्जर से हो गई थी और माजा गुज्जर ही ने उसे इस तबाहकुन रास्ते पर लगाया था। गोगे की आमदनी का वाहिद जरिया वो अखाड़ा ही था। वो कुश्ती सीखने के लिए यहाँ आने वाले से 50 रुपए फी महीना लेता था, जो बाद में बढ़ाकर 100 रुपए कर दी गई थी। 35-40 शागिर्दों से मिलने वाली 3,500-4 हजार रुपए की रकम उसके महीने भर के अखराजात के लिए कम पड़ने लगी थी। महंगाई बढ़ती जा रही थी, आमदनी का और कोई जरिया नहीं था। उसने अखाड़े की 300 के बजाय 150 कर दी, लेकिन 5-6 लड़कों ने अखाड़े में आना ही छोड़ दिया। दूसरे लोगों ने भी दबे लफ्जों में फीस की ज्यादती पर एतराज किया। गोबे ने फीस दोबारा 100 रुपए कर दी क्योंकि अंदेशा था कि फीस ज्यादा होने की वजह से दूसरे लड़के भी अखाड़ा ना छोड़ दे और वो इस आमदनी से भी महरूम ना हो जाए। इसी दौरान उसकी मुलाकात माजे गुज्जर से होगी। उसने आमदनी का ऐसा जरिया बताया कि गोगा पहलवानी भूलकर दौलत के चक्कर में पड़ गया। लीडवन में वाकई बड़ी कमाई थी। गोगा की हवस बढ़ती ही चली गई। वोरत के लालच में वो इस दलदल में दंसता चला गया। गोगा पहलवान का अखाड़ा मुनशियात का बेहतरीन अड्डा साबित हुआ। बुंजान आबादी वाला इलाका उसके साथ बैकलोड रोड लगता था। मुतवस्सित और बुंजान आबादी वाले इलाके में दरअसल मुनशियात फरोशी के लिए आइडियल इलाके साबित हुए थे। गोगा पहलवान पर दौलत की गिरफ्त मजबूत होती जा रही थी। कुछ से ज्यादा मजबूत गिरफ्त माजा गुज्जर की थी। माजा गुज्जर का निस्बत रोड वाला अड्डा तबाह हो गया तो वो किसी और अड्डे की तलाश में इधर उधर देखने लगा, लेकिन शारिक ने उसे कहीं भी नहीं टिकने दिया।
मिलावतन माजा गुज्जर की नजरें गोगे पहलवान पर जमती। उसके प्यार में ये अड्डा उसके लिए बेहतरीन मरकज साबित हो सकता था। आसपास भी गुंजान आबादी वाले इलाके थे। यहाँ बैठकर वो लक्ष्मी चौक और रेलवे स्टेशन और ब्रांडरथ रोड वगैरह तक के इलाके को कंट्रोल कर सकता था। उसने बड़ी सोच विचार और हालात का गहरी नजरों से जायजा लेने के बाद गोगे पहलवान से बात की। गोगे पहलवान को और क्या चाहिए था, वो फौरन ही तैयार हो गया। माजे गुज्जर ने अपने अड्डा मुंतकिल करने से पहले यहाँ कुछ काम भी करवाया। एक दो कमरों में ऐसे खुफिया ठिकाने बनवाए जहां माल छुपाया जा सकता था। 2 कमरों में मसनूई सीटिंग भी लगवाई गई और दीवारों के साथ लकड़ी के तख्तों के पैनल बज़ाहिर आराइश और खूबसूरती के लिए बनाए गए थे। लेकिन हकीकत यह थी कि उनमें हीरोइन के पैकेट छुपाने की ऐसी खुफिया जगह बनाई गई थी जिन्हें आसानी से तलाश नहीं किया जा सकता था। उन खुफिया ठिकानों का इल्म माजे गुज्जर के अलावा सिर्फ गोगे पहलवान को था। उसका किसी और आदमी को पता नहीं था कि माल कहाँ छुपाया जाता है। माजे गुज्जर ने यहाँ कारोबार शुरू करने से पहले इलाके की पुलिस से भी समझौता कर लिया था। गोगे पहलवान ने जब यहाँ हीरोइन बेचने का धंधा शुरू किया था तो उसके खिलाफ थाने में शिकायतें पहुंचने लगी। उस वक्त पुलिस वाले गोगे पहलवान को तंग करते रहते थे, लेकिन माजे गुज्जर के आ जाने से सभी रोज रोज की इस पकड़ दकड़ से निजात मिल गई थी। इलाके के लोग शिकायतें अब भी करते थे, लेकिन पुलिस अब उन शिकायतों पर ज्यादा तवज्जो नहीं देती थी, क्योंकि माजा गुज्जर थानेदार को अपने और अपने कारोबार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए माकूल रकम दे रहा था। जब लोग ज्यादा शोर बजाने लगते तो पुलिस वाले हीरोइन की आदि किसी शख्स को या किसी और को जिसका इस धंधे से कोई मामूली सा भी ताल्लुक होता पकड़कर बंद कर देते। माजे गुज्जर का धंधा यहाँ खूब चल रहा था। आसपास के इलाकों के डीलर वहीं से माल लेते थे। सुबह से लेकर शाम तक गोगे पहलवान और माजे गुज्जर के 2 आदमी कारोबार चलाते थे। दिन के वक्त छोटे मोटे गाहक आते ही थे, अलबत्ता शाम का अंधेरा फैलने के बाद बड़ी पार्टियों की आमदोरफ्त शुरू हो जाती। गुरूबी आफ्ताब से लेकर रात तकरीबन 12 बजे तक माजा गुज्जर खुद यहाँ बैठता। माजे के 2-3 आदमी भी अब मुस्तकिल तौर पर यहीं रह रहे थे। उस वक्त रात के 12 बजने वाले थे। माजे गुज्जर ने थोड़ा सा माल गोगे पहलवान और अपने आदमी के हवाले कर दिया था और वो खुद आज की सारी आमदनी कफड़े के एक बैले से थैले में समेट कर यहाँ से रुखसत होने की तैयारी कर रहा था कि उसका एक आदमी फीका घबराया हुआ हाथे में दाखिल हुआ। जिनके का असल नाम रफीक था। वो म्यू हॉस्पिटल के चौक पर 5 सिगरेट के खोखे में हीरोइन फरोख्त करता था। बस अब हो गया उस्ताद। वो माजे के सामने पहुंचते ही बोला, क्या हुआ, रावी में हड़ आ गया है क्या? माजे ने उसे घूरा। हड़ नहीं आ गया उस्ताद, शोके को चारे के बंदे उठा कर ले गए हैं। फीके ने जवाब दिया। क्या बकती हो? माजा गुज्जर चीखा। शारिक से सुना है कराची गया हुआ है, उसके बंदे शोके को क्यों उठा कर ले गए? शारिक वापिस आ गया उस्ताद, फीके ने कहा। तुमने खुद देखा उसे? माजे ने पूछा। नहीं उस्ताद, फीके ने जवाब दिया। मैं तो अपने फुग्गे पर बैठा हुआ था कि 11:30 बजे के करीब एक आदमी ने आकर बताया कि शोके को शारिक के बंदे एक सफेद कार में ले गए हैं। वो आदमी मेरा दांक है और शोके को भी जानता है। वो इत्तफाक से उस वक्त मौलवी हमीद के होटल में चाय पी रहा था। एक आदमी बहाने से उसे कार तक ले गया था और फिर वो जबरदस्ती उसे कार में बिठाकर ले गए। कार में शारिक भी था? माजे गुज्जर ने पूछा। उसने शारिक को तो नहीं देखा था, लेकिन जो आदमी शोके को कार तक ले गया था उसके बताए हुलिया के मुताबिक वो 9 लाख के सिवा और कोई नहीं हो सकता, फीके ने कहा। ओह, माजा गुज्जर चौंक गया। ओए फज्जे कोडू, मेरे साथ चलो। फीका, तुम भी गाड़ी में बैठो। वो जानू हाथे से बाहर आ गए। माजा गुज्जर ने गोगे पहलवान को कुछ नहीं बताया था। उसका एक आदमी भी अखाड़े में रह गया। उसकी गाड़ी हाथे के बाहर खड़ी थी। माजे ने कार की डिक्की खोलकर नोटों से भरा हुआ थैला जाबरबाई से अंदर फेंक कर डिक्की बंद कर दी और ड्राइविंग सीट पर आ गया। फीका उसके साथ अगली सीट पर बैठा था। कोडू और फज्जा पिछली सीट पर बैठ गए। उन सब के पास पिस्तौल मौजूद थे जो उन्होंने अपनी अपनी कमीज के नीचे छुपा रखे थे। माजा गुज्जर गाड़ी स्टार्ट करके उसे दरियो में निकालता हुआ सड़क पर ले आया और फिर ग्वाल मंडी चौक तक पहुंचने में उसे 4 मिनट से ज्यादा नहीं लगे थे। चौक की रौनक उजड़ चुकी थी। मौलवी हमीद की चाय की दुकान और 5 सिगरेट का खोखा खुला हुआ था, लेकिन गाहक सिर्फ 2-3 ही थे। माजा गुज्जर ने गाड़ी मौलवी हमीद के होटल के सामने सड़क के दूसरी तरफ रोक ली। मौलवी हमीद जा चुका था। दोनों वो नादिम लड़के थे। एक लड़का बाहर से बेज की कुर्सियां उठा रहा था और अंदर जो लड़का खड़ा था वो भी बर्तन वगैरह समेट कर सफाई कर रहा था। ये मौलवी हमीद का पुराना और काबिल एतमाद मुलाजिम था। वो लड़का जो दुकान के अंदर खड़ा है ना, उसे यहाँ लेकर आओ, माजा गुज्जर ने फीके से कहा और खुद भी दरवाजा खोलकर नीचे उतर गया। फीका अपनी तरफ का दरवाजा खोलकर नीचे उतरा और सड़क पार करके मौलवी हमीद की दुकान के सामने पहुंच गया। उसने लड़के को अपनी तरफ मुतवज्जो किया। ओए अशरफ, चल, तुझे उस्ताद बुला रहा है। अशरफ भी आवाज सुनकर फीके की तरफ देखा। वो फीके को जानता था। उसने सड़क की दूसरी तरफ कार के करीब खड़े हुए माजा गुज्जर की तरफ देखा और उसके साथ उसके चेहरे पर खौफ के साए उभर आए। मौलवी हमीद तो डर चला गया है फीके उस्ताद, अशरफ ने कहा। मैं मौलवी हमीद से नहीं, तुमसे बात कर रहा हूँ। उस्ताद तुम्हें बुला रहा है, जल्दी से चल, ऐसा ना हो कि उसे गुस्सा आ जाए, फीके ने कहा। अशरफ ने काम छोड़ दिया और कमीज के दामन से हाथ पूंछता हुआ दुकान से बाहर आ गया।
वो सड़क पार करके करीब पहुंचा तो कार की पिछली सीट पर 2 और आदमियों को देखकर उसके चेहरे पर खौफ के साए कुछ और गहरे हो गए। तो ये थी आज की स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन भी दबा दे। अगला एपिसोड जल्द आएगा।